कक्षा 10 प्रश्नावली 4.2 प्रश्न नंबर 2 हम करेंगे आज, क्योंकि हमने इससे पहले प्रश्न नंबर 1 तक फिनिश किया था। प्रश्न नंबर 2 लिखा हुआ है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी कि जो इसी किताब में जो है, जो एग्जाम्पल 1 है यानी कि उदाहरण 1 है, उसमें जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम है, उन्हें हल करना है। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आजकल द्विघात समीकरण वाला पार्ट। और द्विघात समीकरण में हम क्या करते हैं, मूलों को ज्ञात करते हैं, यानी कि समीकरणों को हम हल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले विधि कराई थी द्विघात समीकरण को हल करने की, गुणनखंड विधि। तो उसी एक्सरसाइज 4.2 में प्रश्न नंबर 2 है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो इसी बुक में पेज नंबर 79 के नीचे है उदाहरण 1, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। लेकिन हमें यहाँ पे इनको सॉल्व करना है, क्योंकि प्रश्न नंबर जो एक्सरसाइज 4.2 में प्रश्न नंबर 2 का है, उसने ये कहा है कि उदाहरण 1 में जो समस्याएं दे रखी है आप उन्हें सॉल्व कीजिए। तो प्रश्न देखिए, उदाहरण में जो पहला उदाहरण है वो देखिए, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। यानी प्रश्न ये है कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे, उन्हें ज्ञात कीजिए कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। हमें समस्या को सॉल्व करना है। और इससे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमने इससे पहले जो पार्ट पढ़ा था, पार्ट नंबर 3, वो मैंने आपको पढ़ाया था 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आपको मैं बता दूं कि जो कोई भी समस्या प्रश्न जो हैं, जो द्विघात समीकरण में हम समस्याएं पढ़ रहे हैं, हम इन प्रश्नों को द्विघात समीकरण से भी सॉल्व कर सकते हैं, जो हम पार्ट आजकल पढ़ रहे हैं। और इसी प्रश्न को हम जो है क्या 2 चर वाले रैखिक समीकरण से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब परीक्षा में आप ये प्रश्न आ रखा है, तो आप इस प्रश्न को जो है, ये आवश्यक नहीं कि आप इसको केवल द्विघात समीकरण से ही करें। हम इसको जो है 2 चर वाले समीकरणों से भी, उस मेथड से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अंतर यह है कि जो है द्विघात समीकरण पार्ट में आपको केवल एक ही चर मानना पड़ता है, और वो चर है x। यानी कि द्विघात समीकरण का प्रयोग आप जब आप कर रहे हो समस्याओं को सॉल्व करने में, तो द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपको केवल एक ही चर यानी कि x का प्रयोग करना पड़ता है। जबकि जब आप उसी प्रश्न को जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण से सॉल्व कर रहे हो, तब यहाँ पर जो है 2 चरों को यानी कि x और y दोनों का प्रयोग करेंगे। माना यहाँ पर देख लीजिए, चीजें क्या हैं, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। बताइए आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो यहाँ पर अगर हम इसका प्रयोग करेंगे, अगर हम द्विघात समीकरण का प्रयोग करेंगे, तो हम ये लिखेंगे, माना जॉन के पास x कंचे हैं या थे, या इसको ये देखो, माना जीवंती के पास x कंचे थे आरंभ में। तो यहाँ पर या तो जॉन को, या तो आप मानिए जॉन के पास x कंचे थे, या आप मानिए जीवंती के पास x कंचे थे। क्योंकि हम जब द्विघात समीकरण प्रयोग कर रहे होंगे, यानी इस पार्ट का हम जब प्रयोग कर रहे हैं द्विघात समीकरण का, तो उस कंडीशन में हम केवल x का ही प्रयोग करते हैं, y का प्रयोग नहीं करते, यानी 2 चर का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब हम इससे पहले वाले पार्ट में यानी कि 2 चर वाले समीकरण का प्रयोग कर रहे होते हैं, हम यहाँ पर x का ही प्रयोग करते हैं और y का ही प्रयोग करते हैं। आप कोई पार्ट से कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। द्विघात समीकरण वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पर जो है 2 चर वाले प्रश्न से भी, यानी 2 चर वाले विधि से भी इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। यदि हम 2 चर का प्रयोग कर रहे होंगे, तो हम क्या लिखेंगे, माना जॉन के पास x कंचे हैं और जीवंती के पास y कंचे हैं। तो जॉन के पास x कंचे मानिए, जीवंती के पास y कंचे मानिए, x और y दोनों का प्रयोग हो रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि अगर हम केवल x का ही प्रयोग करते हैं, या तो आप मानिए जॉन के पास x कंचे मान लीजिए, या मान लीजिए जीवंती के पास x कंचे हैं, तो केवल x का ही प्रयोग करना है, दूसरा चर यानी दूसरा चर y का प्रयोग नहीं करना है। तो यहाँ पर इसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो फिलहाल मैं आपको पहले द्विघात समीकरण से इसको सॉल्व करना समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने सॉल्व किया, हमने लिखा इसको 2 चर से, हम इसको द्विघात समीकरण की मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा, माना जॉन के पास कंचों की संख्या x। हमें केवल x का ही प्रयोग करना है, क्योंकि हम द्विघात समीकरण प्रयोग कर रहे हैं, और द्विघात समीकरण वाले पार्ट में हम केवल एक ही चर x का प्रयोग करेंगे। जबकि 2 चर वाले पार्ट में, चूंकि इसका नाम है 2 चर है, तो अब हम 2 चरों x और y दोनों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण की बात हो रही है, तो हमने माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर क्या 45 - x। क्योंकि प्रश्न में लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं, यानी कि दोनों के पास कुल 45 कंचे हैं। अगर दोनों के पास 45 कंचे मीन्स अगर इनमें से एक के पास x कंचे हैं, तो दूसरे कितने होंगे, 45 x कंचे होंगे। तो इसी के द्वारा हमने क्या कर रखा है, माना जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तब जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45 - x, क्योंकि 45 कंचे कुल दोनों के पास मिला करके हैं। तो हमने यहाँ पर इसको बना दिया है। अब प्रश्न में ये लिखा हुआ है, किताब में देखिए, यदि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। पहले देखिए, यदि दोनों 5-5 कंचे खो देंगे, तो दोनों के पास कंचों की संख्या क्या हो जाएगी, 5-5 कम हो जाएगी। यानी कि अभी जॉन के पास x कंचे हैं, 5 कंचे उसने खो दिए, यानी कि जॉन के पास जो कंचों की संख्या x है, उसमें 5 कंचे कम कीजिए, क्योंकि उसने 5 कंचे खो दिए हैं। मान लीजिए आपके पास 50 रुपये हैं, आपने 5 रुपये खो दिए हैं, तो कितने रुपये हुए, 50 में 5 कम कीजिए, 45 रुपये हुए। तो वहीं यहाँ पर भी आएगा कि जॉन के पास x कंचे हैं, अगर 5 कंचे खो दिए तो x ऋण 5,
एक्स में 5 कम कर दीजिए, क्योंकि जॉन ने 5 कंचे खो दिए हैं, दोनों ने खो दिए, यानी कि जीवंती ने भी 5 कंचे खो दिए हैं। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी? 5 कंचे खो देंगे तब 45 ऋण एक्स ऋण 5। तो 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास कंचों की संख्या x ऋण 5 और जीवंती के पास 45 ऋण 5 45 ऋण एक्स ऋण 5 कि दोनों 5 हम कम कर लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, तो 5 कंचे खोने पर जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x ऋण 5, क्योंकि जॉन के पास x कंचे हैं, 5 कंचे खो दिए, यानी 5 कंचे कम हो गई, तो x ऋण 5 आ गया। और वैसे 5 कंचे खोने पर जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी होगी? यहाँ कितने हैं? 45 ऋण x है, तो यह 5 कम कर दो, 45 ऋण x ऋण 5, क्योंकि दोनों ने 5 कंचे क्या कर दिए? खो दिए हैं। अब हमने यहाँ भी x में 5 कम कर दिया, क्योंकि 5 कंचे खो दिए हैं। यहाँ भी हमने 45 माइनस x में 5 कम कर दिया, तो 45 माइनस x माइनस 5 हो गया। अब यहाँ 45 से 5 घटाइए, कितना हुआ? इसको हम लिखेंगे 40 ऋण x लिखेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पर देखिए संख्याएं हैं 45 माइनस 5, 45 से 5 कम करो, 40 ऋण x को ऐसे रहने दीजिए। तो यानी कि 5 कंचे खोने पर जॉन के पास x ऋण 5 कंचे हैं, जबकि 5 कंचे खोने पर जीवंती के पास 40 ऋण x कंचे हैं। तो शर्त ये कही उसने प्रश्न में, हम यहाँ लिखेंगे शर्तानुसार, प्रश्नानुसार शर्त को पढ़िए कि दोनों 5 कंचे खो देते हैं, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। 5 कंचे खोने के बाद, यानी कि जब 5 कंचे खो दिए हैं दोनों ने, तब उनके पास जो कंचे बचे हुए हैं उनका गुणनफल कितना है? 124 है, यानी कि 124 है। तो कहने का मतलब ये है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि 5 कंचे खोने पर दोनों के पास कंचों की संख्या का, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, यानी कि 5 कंचे खो दिए दोनों ने, तो अब कितने बचे इसके पास? जॉन के पास x ऋण 5 और जीवंती के पास 40 ऋण x। अब उनके पास जो कंचे बचे हुए हैं उनका गुणनफल कितना है? 124 है, यानी कि हम यहाँ लिखेंगे x माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स गुणा कर दिया हमने इन दोनों को। अब उनके पास कंचों की संख्या जो है उनका गुणनफल, यानी कि इन दोनों का गुणनफल x माइनस 5 गुणनफल 40 माइनस एक्स, इनका गुणनफल कितना हो जाएगा? बराबर 124 हो जाएगा। तो बराबर 124 कर दिया। या अब इसको गुणा कीजिए आप, गुणा करना आप जानते हैं, बहुपद को हम बहुपद से कैसे गुणा करते हैं। तो उस गुणा कीजिए आप x को पहले 40 से, फिर x को माइनस एक्स से, तो उसके बाद माइनस 5 को 40 से और माइनस 5 को माइनस एक्स से। तो पहले x को 40 से गुणा कीजिए, कितना हुआ ये? 40x। फिर x को गुणा कीजिए आप, क्या? माइनस एक्स से, कितना हुआ ये? माइनस एक्स स्क्वायर। फिर किसकी बारी है? माइनस 5 की। माइनस 5 को गुणा कीजिए 40 से, माइनस क्या? 200 और माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस कितना हुआ? प्लस 5x बराबर कितना है? 124। यानी कि गुणा करने के बाद ये आ गया, लिखेंगे हम या देखिए यहाँ पे ध्यान से ये लिखेंगे, पहले 40x प्लस 5, पहले इसको लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम द्विघात समीकरण का पाठ कर रहे हैं। द्विघात समीकरण में हम क्या करते हैं? पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में करना है। तो एक्स स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर आएगा हमेशा, घात 2 आगे आएगी, फिर उसके बाद जो कौन सा आएगा? x वाला पद आएगा, यानी कि 40x प्लस 5x। तो 40 प्लस 5 कितना हुआ? प्लस 45x ये हो गया। ये कितना है? माइनस कितना आ गया? 200 आ गया। हम 124 को क्या करेंगे? दाएं से बाएं लाएंगे, तो इसका आगे क्या है? चूंकि प्लस साइन है, जब वो बाएं तरफ आएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। माइनस 124 इक्वल टू क्या? 0। जब 124 हमने जो है बाएं से दाएं कर दिया है, सॉरी दाएं से बाएं कर दिया है, तो उसको प्लस का माइनस कर दिया। और चूंकि 124 जो यहाँ आ चुका, तो यहाँ क्या बचा? कुछ नहीं, तो क्या बचा? यहाँ 0। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने आपको अभी फिर कहा है, हमें द्विघात समीकरण से उसको सॉल्व करना है। तो द्विघात समीकरण का रूप क्या होता है? व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x, और देखिए इनको जोड़िए दोनों संख्याओं को, माइनस क्या? 324, क्योंकि दोनों माइनस हैं, जुड़ जाएंगे वो, तो 324 बराबर क्या आएगा? 0। फिर इसको लिखिए, या चूंकि जब भी आगे किसी बहुपद के आगे, सॉरी द्विघात समीकरण के आगे माइनस का साइन आए, अब पूरे समीकरण के चिन्हों के अगर बदल दीजिए, उसके मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको कीजिए क्या? एक्स स्क्वायर, माइनस का प्लस कर दीजिए, प्लस का माइनस 45x, माइनस का प्लस क्या? 324 इक्वल टू क्या? 0। मतलब कहने मतलब ये है, जब भी आगे से माइनस आए, यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस साइन आए, आप सारे चिन्हों को बदल दीजिए। जब इसके आगे प्लस होगा तब हमें कुछ नहीं करना है, तब जो चिन्ह उनको रहने दीजिए। तो चूंकि अभी माइनस का साइन है, इसलिए सारे चिन्ह क्या कर दिए? बदल दिए हैं। या अब यहाँ पे गुणनखंड करना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 के, और मैंने आपको अभी समझाया कि हम गुणनखंड किस प्रकार से करते हैं। हम गुणनखंड करेंगे तब इन्हें हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो 324 के ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका अंतरीय योग कितना हो? 45 हो। तो ऐसे गुणनखंड है 36 नमा 324, यानी 36 मल्टीप्लाई 9, और 36 और 9 जोड़िए 45 आ रहा है। तो इसके हम गुणनखंड की लिखेंगे, या एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9, यानी कि एक्स प्लस क्या? 324 इक्वल टू क्या? 0। फिर देखिए, या एक्स स्क्वायर कोष्टक खोलने पर क्या होगा?
-36x प्लस का आएगा -9x प्लस क्या 324 इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। फिर देखिए यहाँ पर या इन दोनों में अलग कीजिए, इन दोनों को अलग कीजिए, इनमें कौन क्या आ रहा है x, फिर क्या आया x ऋण कितना आ गया ये 36 ऋण क्या 9 x ऋण क्या आ गया ये भी 36 बराबर क्या 0। ये गुणनखंड आप जानते होंगे, आपने गुणनखंड कक्षा 8 और 9 में पढ़े हैं। या कौन आ गया फिर कितना x माइनस 36 आप लिखिए एक साथ, लिखिए x माइनस क्या 9 इक्वल टू क्या 0। या अब देखिए हमने गुणनखंड कर दिए हैं, हम लिखेंगे जो हमने पहले क्या यदि x माइनस 36 इक्वल टू क्या 0, पहले हम इसको लेंगे केवल जो कि मैंने आपको इससे पहले एक्सरसाइज में समझाया था हम कैसे करते हैं इसको। यदि x माइनस 36 इक्वल टू 0 देन तो x इक्वल टू कितना हुआ ये 36, क्योंकि जब 36 दाईं तरफ आएगा माइनस से प्लस हो जाएगा। और यदि अब दूसरा लो, पहला फैक्टर क्या है x ऋण 36, दूसरा गुणनखंड क्या है x ऋण 9, तो लिखिए x ऋण 9 इक्वल टू क्या 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। तो एक x आया 36, x का आया 9, यानी कि इसका उत्तर 36 और 9 है। कहने का मतलब ये है कि दोनों उत्तर सही है क्योंकि दोनों प्लस में है। यदि माना, अब देखिए हमने क्या माना था, जॉन के पास x कंचे हैं, तो हम क्या मानेंगे जॉन के पास क्या है, या तो 36 कंचे हैं या 9 कंचे, दोनों उत्तर सही है। अगर जॉन के पास 36 कंचे हैं तो जीवंत के पास कितने होंगे, देखिए यहाँ देखिए, माना यदि जॉन के पास कंचे कितने 36 हैं तो जीवंत के पास कितने होंगे 45 ऋण 36 बराबर 9 हो जाएंगे। और यदि जॉन के पास 9 कंचे हैं तब जीवंत में कितने होंगे, जीवंत हो जाएंगे 45 ऋण 9 बराबर क्या 36। तो जॉन के पास होंगे अगर 45 तो जीवंत के पास 9, और यदि जॉन के पास होंगे 9 तो जीवंत में कितने होंगे 36 होंगे। तो इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे हम, यदि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर 36 तब जीवंत के पास कंचों की संख्या बराबर 45 ऋण x, यानी कि 45 ऋण 36, क्योंकि x की वैल्यू 36 आ गई है, बराबर 9 आ गया। यदि जॉन के पास कंचों की संख्या 36 तो जीवंत के पास कंचों की संख्या क्या 9, यानी कि ये हमने माना ये वाला। अब हम यदि जॉन के पास कंचों की संख्या क्या मानेंगे 9 मानेंगे, तब जीवंत के पास कंचों की संख्या आएगी 45 ऋण 9 बराबर क्या आएगी 36 आएगी। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, यदि जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर 9 तब जीवंत के पास कंचों की संख्या 45 ऋण 9 बराबर 36, यानी कि जॉन और जीवंत के पास 36 तथा 9 या 9 तथा 36 कंचे हैं। अतः जॉन और जीवंत के पास कंचों की संख्या 36 तथा 9 या 9 तथा 36 हैं। जॉन के पास 36 है तो जीवंत के पास 9 है, और जॉन के पास 9 है, जीवंत के पास 36 है, दोनों का योग जो है 45 ही आ रहा है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किताब में देखिए दूसरा एग्जाम्पल, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी कि एक खिलौना, प्रत्येक में होता है एक, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। यदि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपये थी तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना उस दिन x खिलौनों का निर्माण किया गया, या माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है। तो दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, उस प्रश्न में ये कहा है अंत में उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए या उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना उस दिन कोई विशेष दिन है, वो निर्मित खिलौनों की संख्या क्या है x है। अब देखिए किताब में, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। हमने मान रखा है कि कुटीर उद्योग उस दिन क्या कर रहा है x खिलौनों का निर्माण कर रहा है, जो उसने कुछ कहा है हमने उसको x मान दिया है। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य, यानी कि एक खिलौने का जो मूल्य है कितना रुपया है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। इट मीन्स जो एक खिलौने का मूल्य है, यानी प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है 55 में से घटाइए, कितना घटाइए 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर, मीन्स 55 ऋण x इसका उत्तर आएगा, मैंने इसका मान आएगा। क्यों, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से, यानी कि 55 ऋण 55 माइनस 55 में से क्या घटाना है एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को। और हमने मान रखा है कि एक दिन में, देखिए एक दिन में कितने खिलौने निर्माण किए गए हैं x, यानी कि 55 माइनस 55 माइनस x। ये 55 माइनस x क्या है, एक दिन में एक प्रत्येक खिलौने का क्या है ये मूल्य है, क्योंकि इसने किताब में ये कहा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है 55 में से, मीन्स एक खिलौने का जो रेट है, जो एक खिलौने की जो कीमत है वो क्या है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त हो रहा है। तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर 55 माइनस x, क्योंकि एक दिन में हमने क्या x खिलौने बना रखे हैं। तो हमने लिख दिया प्रश्न के हिसाब से यहाँ पे, चूंकि प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर 55 में से उस दिन निर्मित
प्रति खिलौने का मूल्य 55 में से उस दिन, जो उस दिन x बना रखे हमने, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त हो रहा है। मीन्स एक खिलौने का मूल्य कैसे प्राप्त हो रहा है, 55 में से उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त हो रहा है। तो 55 माइनस एक्स रुपया आ गया एक खिलौने का मूल्य। अब बोलिए एक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 माइनस एक्स, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स खिलौनों का मूल्य, एक्स खिलौनों का मूल्य, क्योंकि एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स, और हमने कितने खिलौने बनाए पूरे, एक्स। हम नहीं बोलते हैं कि हमने भाई आज 10 बनाए, हमने आज 15 बनाए, 18 बनाए, 20 बनाए, तो हम क्या लिखते हैं, एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स। अब 20 खिलौने का मूल्य 20 गुणा 55 माइनस एक्स। वैसे यहाँ पर भी आएगा कि एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस एक्स, इसलिए एक्स खिलौनों का क्या मूल्य बराबर एक्स गुणा 55 ऋण एक्स रुपये। बस एक्स खिलौनों का मूल्य बराबर क्या, एक्स गुणा 55 ऋण एक्स रुपये। तो ये कितने खिलौनों का मूल्य, एक्स खिलौनों का मूल्य है। और किताब में वो कह रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितने रुपए है, 750 रुपये थी। यानी कि एक दिन में कुल लागत है वो कितने रुपये, 750 रुपये थी। तो जो एक्स खिलौनों की कुल लागत है वो कितनी है, एक्स 55 माइनस एक्स है। तो ये एक्स मल्टीप्लाई 50 माइनस एक्स किसके बराबर है, 750 रुपये के बराबर है। क्योंकि हम जो कह रहे हैं एक दिन में हमने कितने खिलौने बनाए, एक्स, उसका पूरा मूल्य कितना है, एक्स मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स है। जबकि किताब में कह रहा है कि एक दिन में कुल निर्माण लागत कितना रुपया है, 750 रुपये थी। यानी हम इसको लिखेंगे, इसलिए एक्स ब्रैकेट्स में एक्स माइनस एक्स किसके बराबर है, 750 रुपये के बराबर है, क्योंकि ये कुल लागत है एक दिन की। और देखिए या इस कोष्टक को खोलिए, 55x माइनस एक्स स्क्वायर, 55x माइनस क्या आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या 700 क्या 50 आ गया। या हम इसको लिखेंगे क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस क्या 55x माइनस क्या 750 इक्वल टू क्या 0। तो गुणा कर दिया हमने इसको, 55x ऋण एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे गुणा किया, एक्स को एक्स से भी गुणा किया और बराबर 750। 55x ऋण एक्स, सॉरी पहले हम इसको लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, हम 750 को दाएं तरफ लाएंगे, सॉरी बाएं तरफ लाएंगे, माइनस 750 इक्वल टू 0। क्योंकि मैंने आपको कई बार कहा है जब हम द्विघात समीकरण के द्वारा हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर अचर राशि आएगी, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। क्योंकि द्विघात समीकरण का रूप क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। अब मैंने आपको क्या समझाया था, जब भी आगे माइनस का साइन आए आपको सारे चिन्हों को बदलना है। तो या एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा माइनस 55x प्लस क्या हो जाएगा 700 क्या 50 इक्वल टू क्या 0। अब फिर यहाँ पर बन गया गुणनखंड बन गया, आपको वही करना है 750 से गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर या योग क्या है 55 आए। तो 30 गुणा 25, 30 गुणा 25 कितना होता है 750, उनका योग कितना होता है 55। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस क्या 25 एक्स प्लस क्या 750 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर कीजिए, आप फैक्टर करना आप जानते ही हैं कि इनमें कौन आ गया एक्स एक्स माइनस 30, गुणनखंड करना आता ही होगा। गुणनखंड आए इसके लास्ट में एक्स ऋण 30 एक्स ऋण 25 बराबर क्या 0। फिर हम वो लिखेंगे यदि एक्स ऋण क्या 30 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना आ गया 30। और यदि अब दूसरा गुणनखंड लीजिए एक्स ऋण क्या 25 बराबर 0 तो एक्स बराबर कितना आ गया ये 25। तो इसका मान आ गया 30 और क्या 25। यानी कि उस दिन कितने खिलौने बनाए हमने 30 या 25। हमने माना हुआ था, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या x है, x वैल्यू कितनी आ रखी है यहाँ पे 30 भी आ रखी है और 25 भी आ रखी है। यानी कि उस दिन कितने खिलौने बनाए 30 भी सही आंसर है और 25 भी सही आंसर। यानी कि एक विशेष दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर कितनी होगी 30 या 25। तो दोनों आंसर इसके क्या है सही है। तो हम इसको लिखेंगे अतः उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर 30 या 25। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है कई बार बोर्ड परीक्षा में। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो दो संख्याएं ऐसी हैं, मैंने आपको ये भी कहा था अगर आप इसको दो चर से करेंगे तो लिखेंगे आप माना एक संख्या x और दूसरी संख्या क्या है y है। अगर आप द्विघात समीकरण से करेंगे तो केवल आपको x का ही प्रयोग करना है, माना एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 27 ऋण x हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3, माना एक संख्या बराबर x तब दूसरी संख्या बराबर 27 ऋण x। क्योंकि हमने ये कहा है आपको कि दो संख्याओं का योग कितना है 27 है। दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। अगर दो संख्याओं का योग 27 है हम क्या करेंगे एक संख्या को x मानेंगे, दूसरी संख्या होगी 27 माइनस एक्स। क्योंकि दो संख्याओं का योग कितना है 27 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 27 माइनस एक्स। तो एक संख्या x
दूसरी संख्या 27 ऋण x आ गई। और प्रश्न को गौर कीजिए कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, गुणनफल 182 हो, गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमने दो संख्याएं फिलहाल ज्ञात कर दी हैं, एक संख्या x है और दूसरी कितनी है 27 ऋण x। तो दो संख्याएं जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो, यानी कि जो दो संख्याएं हमने ज्ञात कर रही है फिलहाल के लिए x और 27 ऋण x, इनका गुणनफल कितना है 182 है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार x गुणा गए 27 ऋण x बराबर 182। प्रश्नानुसार x मल्टीप्लाई 27 ऋण x बराबर 182, क्योंकि दो संख्याओं का योग 27 है, हमने उससे ये बना दिया है यहाँ पे, और उनका गुणनफल 182 है, यानी कि दो संख्याएं जो हैं x और 27 ऋण x, इन दोनों का गुणनफल यानी कि x गुणा गए 27 ऋण x बराबर 182 आ गया। अब या इसको सॉल्व कीजिए, कोष्टक खोलिए, कोष्टक खोलने पर x गुणा करेंगे 27 से भी और x गुणा करेंगे x से भी, तो आ गया 27x ऋण x को गुणा x कीजिए x स्क्वायर, और 182 को हम बाएं तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा -182 बराबर क्या 0। यहाँ पर आपको दाएं तरफ बराबर 0 करना है, क्योंकि इसका व्यापक रूप क्या है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ इस रूप में लिखते हुए इसको हम पहले लिखेंगे -x स्क्वायर प्लस क्या 27x और ऋण क्या 182 बराबर क्या 0, ठीक है ना। या माइनस का साइन है x स्क्वायर माइनस क्या 27x प्लस क्या 182 बराबर क्या 0 आएगा ये। या अब देखिए 182 के गुणनखंड कीजिए जिनका योग अंतर कितना हो 27 हो। तो हम यहाँ पर ऐसा गुणनखंड करेंगे 182 के जिनका योग अंतर 27 है, ये गुणनखंड आप करना जानते हैं। तो 14 और 13 वो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल 182 है और योग कितना 27 है। तो हमने इसको ऐसा किया, या इसको हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस क्या 14 धन क्या 13x धन 182 बराबर क्या 0। अब इसके गुणनखंड कीजिए आप पूरा, जो गुणनखंड इसके आ गए हैं x माइनस 14 x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम ये करेंगे यदि x ऋण 14 बराबर 0 तो x बराबर क्या 14, और क्या यदि x ऋण क्या 13 बराबर 0 तो x बराबर क्या 13, x बराबर क्या 13। तो संख्याएं कौन कौन सी हैं 14 और क्या 13। तो कहना मतलब ये है इसका उत्तर 14 भी है 13 भी है। हम यहाँ लिखेंगे अतः एक संख्या 14, दूसरी संख्या क्या 27 ऋण 14 बराबर 13, और एक संख्या 13 मानते हैं, दूसरी क्या होगी 27 ऋण 13 बराबर क्या 14 आएगी। तो संख्या क्या क्या आएंगी 14 और 13 या 13 और क्या 14। इस प्रकार से लिखेंगे यदि एक संख्या बराबर 14 यानी कि ये वाली, तब दूसरी संख्या होगी 27 ऋण x यानी कि 27 ऋण क्या 14, क्योंकि x कितना है 14 है यहाँ पे ये वाला, तो बराबर 13 आएगा खड़ा करके। यदि एक संख्या 13 है तब दूसरी क्या होगी 27 ऋण 13 बराबर क्या 14। तो संख्याएं कौन कौन सी होगी 14 और 13 या 13 और क्या 14। अतः संख्याएं 14 व 13 या 13 व 14 हैं। तो प्रश्न नंबर 3 को हमने यहाँ पर इस प्रश्नावली में फिनिश कर दिया है। अब हम अगले दिन प्रश्न नंबर 4 या 5 उसके आगे आगे काम करेंगे। हमने आज आपको प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 को फिनिश कर दिया है। आपको इस पूरा काम फिर कॉल में करना है। अब प्रश्न नंबर 4 हम अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।